बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई। मुझे अचानक भाभी की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि किसी सूरत पसीना ना आने देना, वरना तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा शौहर तेरी काली सूरत देखकर डर जाएगा। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैंने फिल्टर लगी तस्वीरें लड़की को दिखा दिखा कर ही तो अपने जाल में फंसाया था। यूं मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के फौरन बाद मेकअप दुरुस्त करके ही निकलूं। कुछ ही देर बाद लाइट आ गई और जूं ही मैं बाहर निकली तो शौहर पर नजर पड़ते ही जान निकल गई, क्योंकि वो तो आज मेरी शादी होने जा रही थी, वो भी बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद। मेरी उम्र 30 साल से ऊपर की हो गई थी, लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी गहरी सांवली रंगत को देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन भला हो इस मोबाइल का, जिसके जरिए मेरी पसंद की शादी होने जा रही थी। मेरी बस इतनी सी गलती थी कि मैंने उस लड़के को अपनी तस्वीर फिल्टर लगाकर दिखाई थी। मेरी भाभी निकाह के बाद कमरे में आई तो मुस्कुराकर कहने लगी, पॉलर वाली के हाथ में तो जादू है, कि ऐसा रंग रूप निखार के रख दिया है तुम्हारा। बस इतना कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए, वरना ये चमक धमक सारी पसीने से बह जाएगी और तुम्हारी असल रंगत देखकर तुम्हारा मियाँ डर जाएगा। मैंने उनकी बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया था, इसीलिए रुखसत होकर मियाँ संग चली गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे अचानक भाभी की बात भी याद आ गई, जिसने कहा था कि किसी सूरत पसीना ना आने देना, वरना तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा शौहर तेरी काली सूरत देखकर डर जाएगा। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैंने फिल्टर लगी तस्वीरें लड़के को दिखा दिखा कर ही तो अपने जाल में फंसाया था। यूं मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के फौरन बाद मेकअप दुरुस्त करके ही बाहर निकलूं। कुछ ही देर बाद लाइट आ गई और जो ही मैं बाहर निकली तो शौहर पर नजर पड़ते ही जान निकल गई, क्योंकि वो तो ये बात कुछ दिनों पहले की है, जब मेरे लिए हर आने वाला रिश्ता मेरी रंगत देखते ही उठकर चला जाता था। मैं अपनी तीनों बहनों में गहरी सांवली रंगत रखती थी। हालांकि मेरे नकूश बहुत खूबसूरत थे। मैं सडुल जिस्म की मालिक थी, घरदारी में भी ताक थी, बस एक रंगत से मार खाती थी। और हमारे माशरे में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी, यहां तक कि आला तालीम भी उनकी सांवली रंगत में छुप जाती है। सामने वाले को ना ही हमारी सलीका शुआरी नजर आती है और ना ही हमें इंग्लिश और ना ही खूबसूरत नुकूश, बस नजर आती है तो हमारी गहरी सांवली रंगत। मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरे सामने ही मेरे वालिदैन से कहने लगते कि ये लड़की तो बहुत ही काली है। हाँ, अगर छोटी बेटी के लिए इरादा हो तो बता दीजिएगा। पहले पहल तो मेरी वालिदा ऐसे लोगों को बुरा भला कहती रही कि कैसे मुंह भरकर दूसरों की बच्चियों में ऐब निकाल कर चले जाते हैं। जरा शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती होगी, या उसके वालिदैन ये सब कैसे सुनते और सहते होंगे। कितना बुरा लगता है ना, जब आप किसी के सामने खुद को सजाए इसलिए बैठ जाओ कि शायद उसे पसंद आ जाए, और वो आपके सामने ही छोटी बहन को पसंद कर जाए, तो कैसी हजमियत का एहसास होता है। जैसे मैं बहुत गिरी पड़ी सी चीज हूं। जब किसी दूसरे को आप पर फौकियत दी जाए ना, न जाने ये बात रिश्ते वाले क्यों नहीं सोचते। मेरी छोटी बहनें भी शादी की उम्र को पहुंच गई थी, इसीलिए मेरी माँ अब मेरे लिए उन आने वाले रिश्तों के बारे में सोचने लगी जो मेरी बहनों को पसंद कर जाते हैं। यके बाद दीगरे मेरी दोनों छोटी बहनों की शादियां हो गईं। मुझसे बड़े भाई की भी शादी हो गई, बस एक मैं ही रह गई थी। हर बार मैं खुद को आईने में देखती कि एक सांवली रंगत को हटाकर तो मुझ में और कोई बुराई नहीं है। लोगों को मेरे चेहरे पर सिर्फ स्याह रंगत ही क्यों नजर आती है। पहले पहल तो मैं रंग गोरा करने की कई क्रीमें भी लगाने लगी, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने पैसे जमा करके अच्छे पार्लर से व्हाइटनिंग फेशियल भी करवाया,
लेकिन मुझ पर हर बार नाकाम ही गुजरा था। अब मेरी उम्र बढ़ने लगी तो रिश्तों का मयार भी बदलने लगा। पहले मुझ में लोगों को सिर्फ एक ही ऐब नजर आता था, और वो मेरी सांवली रंगत। लेकिन अब मेरे ऐबों में इजाफा होने लगा था। मेरा दूसरा ऐब मेरी बढ़ती उम्र थी, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अगर मेरा रिश्ता वक्त पर हो जाता और लोग मेरी रंगत के बजाय मेरी दूसरी खूबियां देख लेते, तो मेरी शादी भी हो चुकी होती। मेरे लिए अब तलाक याफ्ता रिश्ते आने लगे, या फिर उन हजरात के जिनकी बीवी मर चुकी थी और उनके एक दो बच्चे होते। लेकिन मेरी किस्मत कि मैं उन्हें भी पसंद ना आ सकी। अब तो मुझे खुद से नफरत सी होने लगी थी। मैं खुद को आईने में देखती तो जी चाहता कि अपना चेहरा नोच लूं, जो आज तक किसी को पसंद ही नहीं आ सका। मैं अब बहुत उदास और मगमूम रहने लगी थी। मेरे मिजाज में चिड़चिड़ापन आने लगा था। जब मेरी छोटी बहनें मैके अपने शौहर और अपने एक दो बच्चों के साथ आती, तो मैं अपने कमरे में बंद हो जाती। उनके शौहरों के सामने भी नहीं जाती थी कि मुझे देखकर कहीं वो मेरा तमस्खुर ही ना उड़ाने लगे कि हमारी माँ इस काली को हमारे लिए पसंद करने आई थी। मैं बहुत मनफी सोचें सोचने लगी थी। दूसरी तरफ मेरी वालदा मेरा रिश्ता ना होने की वजह से बहुत बीमार रहने लगी थी। उनके वजीफे बढ़ने लगे थे। मुझसे कहती, सिद्रा, ये 21 दिन का वजीफा है, एक दिन का नागा मत करना। मैंने सुना है जिसने भी ये पढ़ा है 21 दिन में उसका रिश्ता तय हो जाता है। मैं चुपचाप वो वजीफा शुरू कर देती, लेकिन 21 से 22 दिन भी गुजर जाते, और उसके बाद भी बहुत सारे दिन, हर महीने गुजर जाते। मेरी किस्मत का सितारा भी मेरी रंगत देखकर शायद मान पड़ गया था। मैं जिस अजियत से दो चार थी वो मैं ही जानती थी, या मेरा रब। वजीफे कर कर के भी मैं तंग आ गई थी। अल्लाह के सामने मैं गिड़गिड़ाने लगती, लेकिन मेरी आजमाइशें शायद अभी बाकी थी। फिर मुझे मेरे कॉलेज की सहेली मिलने आई, जिसकी रंगत मेरी रंगत जैसी ही थी, बल्कि उसके तो नए नक्श भी कम थे। वो अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। मैं बुझ कर रह गई कि मेरी एक यही दोस्त तो बची थी जो मेरी तरह कमारी थी। बाकी तो सब यादें सधार चुकी थी। अब बस मैं अकेली रह गई थी। और मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने मोबाइल पर उसके होने वाले शौहर की तस्वीर देखी। वो तो अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। मुझे तो अपनी दोस्त की सांवली रंगत पर भी रश्क आने लगा। इस रंग रूप पर भी क्या किस्मत चमकी थी। वो मुझसे कहने लगी, सिद्रा, मेरी शहाब से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, और फिर हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, और ऐसी मोहब्बत हुई कि वो रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच गया। मैंने अपनी दोस्त को ताज्जुब से देखा, फिर पूछा, तुमने शहाब भाई को अपनी तस्वीर दिखाई थी? वो कहने लगी, हाँ। मुझे ये बात भी हजम नहीं हुई थी। मैंने सोचा, फिर तो वाकई मोहब्बत अंधी ही होती है, जो उसकी तस्वीर देख कर भी वो शख्स हाँ कर बैठा। काश ऐसा कोई अकल का अंधा मुझे भी मिल जाए। वो कहने लगी, पहली बार उसने अपनी तस्वीर फिल्टर में खींच कर भेजी थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मोहब्बत परवान चढ़ गई, तो फिर मेरी रंगत से भी उसे कोई शिकायत नहीं रही थी। ये सुनकर मुझे शादी के लिए यही एक रास्ता समझ में आने लगा था। अब अगर मुझसे भी किसी को मोहब्बत हो जाए और वो मेरा रिश्ता भेज दे, तो मेरा भी घर बस जाए। मैंने अपने मोबाइल पर फेसबुक पे बहुत से खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखकर जो भी मुझे उनमें से अच्छे लगे उन्हें मैसेज करने लगी। पहले पहल तो मैं उसकी तस्वीरों पर लाइक करने लगी और उस पर तारीफ भरे कमेंट भी करने लगी, और फिर मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी खुद ही भेज दी, जो कि फौरन कबूल कर ली गई। मैं खुश हो गई। मैंने अपनी फेसबुक पर एक बहुत खूबसूरत अदाकारा की तस्वीर लगाई थी। मेरी उस लड़के से दोस्ती हो गई। हम मैसेजेस पर बात करने लगे। ये सुनकर कि वो अभी कंवारा है और उम्र में भी मुझसे बस एक ही साल बड़ा है, मैं तसव्वुर में ही उसे अपना शौहर सोचकर खुश होती रहती। और फिर वो भी मेरे ही शहर में रहता था। उस लड़के का नाम अशर था। नाम भी अच्छा था। इसी से मुझे मालूम हुआ कि ये तस्वीर उसी की है।
1 महीने बाद हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे। पहली बार अशर ने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी। मैंने इनकार कर दिया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, बहुत शरीफ लड़की हूं। अगर मेरी तस्वीर आउट हो गई तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। उस लड़के ने कहा कि मैं उसे अच्छी लगने लगी हूं और वो मेरे बारे में संजीदगी से सोचने लगा है, इसीलिए मुझे देखना चाहता है। मुझे अपनी दोस्त की बात याद आने लगी। मैंने सोचा कि मेरे नैन नक्श तो बहुत प्यारे हैं, क्या हर्ज है कि मैं फिल्टर से अपनी रंगत गोरी करके उसे तस्वीर भेज दूं। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया और तस्वीर उस लड़के को भेज दी। जैसे ही उसने मेरी तस्वीर देखी, मैंने अपनी तस्वीर दोनों जानिब से डिलीट कर दी। वो मुझसे कहने लगा, सिद्रा तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके इस लफ्ज ने मेरे अंदर की महरूमियों को मिटाया था। कई साल से मैं सिर्फ अपने ऊपर नुक्ताचीनी ही सुनती आ रही थी। पहली बार जब उसने मेरे हुस्न की तारीफ की तो मुझे लगा मैं हवाओं में परवास कर रही हूं। कहने लगा, तुम्हारे नकूश किसी किताबी चेहरे जैसे हैं। इन लफ्जों ने मुझे शर्माने पर मजबूर किया था। पहली बार मेरी रंगत के अलावा भी किसी ने मेरे चेहरे पर कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी और फिर यह सिलसिला चल निकला था। वो मेरी अक्सर तारीफ करने लगा था और तभी मुझे मालूम हुआ कि वो ऑनलाइन बिजनेस करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं भी उसे अपनी तालीम बता चुकी थी और ये भी कि मैं उमूरे खानादारी में भी माहिर हूं। बहरहाल हमारे ख्यालात और मिजाज बहुत मिलते थे। 4-5 माह लगे थे कि अशर मेरे लिए रिश्ता भेजने पर इसरार करने लगा और अब मैं ये सोच रही थी कि घर पर किससे बात करूं। मुझे पहला ख्याल भाभी का ही आया। मैंने उन्हें अपना राजदार बना लिया ताकि जब रिश्ता आए तो भाभी बात को संभाल लें और फिर ऐसा ही हुआ था। मेरा रिश्ता देखने जिस दिन अशर के घर वालों ने आना था, मैं खूब तैयार हुई थी। भाभी ने मेरी वालदा से यही कहा था कि अशर का रिश्ता उनके किसी जानने वाली की तवस्सुत से आया है। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे और फिर अपनी रजामंदी भी दे गए। अम्मी भी खुश हो गईं कि ये पहला रिश्ता था जो मुझे पसंद करके गया है। अम्मी जब अशर को देखकर आई तो कुछ चुप चुप सी थी। मैंने भाभी से पूछा कि उन्हें अशर कैसा लगा। कहने लगी, देखने में तो हैंडसम है। अब तुमने मोहब्बत की है तो जाहिर है सोच समझ कर ही की होगी। तुम फिक्र मत करो और मिठाई खाओ। 1 माह बाद मेरी शादी भी हो गई। जब मैं लाइट ना होने की वजह से वॉशरूम में चली गई थी और फिर जब लाइट आते ही अपना मेकअप दुरुस्त करके बाहर आई तो अशर बेड पर ही बैठा हुआ था। वो देखने में बिल्कुल वैसा ही था, तस्वीर जैसा। मैं शर्माई शर्माई बेड पर आई और आकर बैठ गई। कुछ सानिये तो हम दोनों के बीच खामोशी से गुजर गए। फिर अशर ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे रौनुमाई की अंगूठी पहनाई। मैं बहुत खुश थी। बस अंदर से कहीं यही डर था कि मेरा मेकअप धुलने के बाद कहीं अशर की मोहब्बत खत्म ना हो जाए। लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। कहने लगा, तुम मुंह धोकर आम लिबास पहन लो। इस गर्मी में इतने भारी भरकम लिबास में तुम परेशान हो रही होगी। अब तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे उसे बताऊं कि मेरी रंगत सांवली है। हालांकि मैं 1 महीने से खुद को इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही थी कि अशर से सच कह दूं। लेकिन आज तो लग रहा था कि मेरे मुंह में जबान ही कंग हो गई है। मैंने सोचा मुंह धोकर ही उसके सामने आ जाती हूं। अगर वो गुस्सा हुआ तो रो धोकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूंगी। आखिर मोहब्बत तो वो मुझसे करता है ना। और जब मोहब्बत हो जाए तो फिर इंसान ऐसी बातों को सामने नहीं रखता। मैं उठकर वॉशरूम में चली गई और मुझे दूसरी हैरत का झटका उस वक्त लगा जब मैं आम लिबास और धुले हुए मुंह के साथ उसके सामने बैठी थी। वो ना हैरान था और ना ही उसके चेहरे पर कोई नागवारी थी। हालांकि वो गोरी रंगत का मालिक था, लेकिन मुझे यूं देख रहा था जैसे मैं अब भी दुल्हन बनी तमाम तर ज़िबाइशों के साथ उसके सामने बैठी हूं। कहने लगा, तुम मुझे पहले से भी बहुत प्यारी लगी थी। फिल्टर में तुम्हारी तस्वीर देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत नुकूश पर गोरी रंगत को जच नहीं रही थी।
मैंने तसव्वुर में सोचा कि अगर तुम्हारी रंगत गंदुमी हो तो तुम और भी प्यारी लगने लगोगी। सादगी में भी तुम उससे कहीं ज्यादा हसीन लग रही हो सिदरा, जितनी तस्वीर में थी। तुम्हारे नकूश पर तुम्हारा यही रंग जचता है। अशर की बात सुनकर मेरी आंखों में नमी उतर आई। क्या वाकई मैं उसे ऐसे ही अच्छी लगती हूं? कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक ने मेरी जिंदगी अंधेर कर दी। अशर ने जब खड़े होने के लिए बेड को साइड पर रखा और स्टैंड अपने करीब किया और उसके सहारे से वो खड़ा हुआ, ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि वो एक टांग से माजूर था और लोहे की स्टिक के सहारे कमरे का दरवाजा खोलने जा रहा था। और मुझे लगा कि इस कमरे की सजी सजाई छत मेरे सर पर आन गिरेगी। इतना बड़ा झूठ! मेरा तो दिल बुझ कर रह गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा। घुटने से नीचे की टांग बिल्कुल गायब थी। ये देख देख कर मेरे दिल में होल उठने लगे और आंसू मेरी आंखों से जारी होने लगे। दिल चाहा कि अपनी कमकली पर धाड़े मार मार कर रोऊं। ऐसे शौहर से बेहतर था कि मैं शादी ही नहीं करती, उम्र भर मैके की दहलीज पर ही गुजार देती। कमरे के बाहर मेरी नन थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था और वो उसे साइड टेबल पर रखकर चली गई थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही मेरा दिल भी बंद हो गया था, जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में दबोच दिया हो। अब मुझे अम्मी की चुप होने की वजह समझ आ रही थी। भाभी का क्या था, वो तो चाहती ही यही थी कि मेरा बोझ भी भाई के सर से उतरे और वो अकेली घर में राज करती रहे। अम्मी तो पहले ही मेरे लिए परेशान और बीमार रहती थी, चाहकर भी मेरे आंसू जब्त से बाहर थे। मैं सिसकियों से रोने लगी थी। अशर मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते रहे। फिर कहने लगे, तुम्हारी वालिदा और भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें हर बात से आगाह कर दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकवा कुना नजरों से उन्हें देखा। फिर बोली, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बात पर वो कहने लगे कि हमारा रिश्ता जाहिरी का नहीं था सिदरा। हमने एक दूसरे को देखने से पहले ही पसंद किया था। एक दूसरे के बारे में बात तो बाद में हुई थी। हम पहले ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके थे। तुम्हें मेरी आदत और मिजाज पसंद था और मुझे तुम्हारी। अब मैं क्या कहती कि मैंने तो 100 लड़कों की तस्वीरों को देखकर उसे पसंद किया था। न जाने क्यों, लेकिन जैसे ही अशर ने मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से उनका हाथ पीछे कर दिया और उठकर सामने सोफे पर लेट गई। कुछ पल तो वो मुझे हैरत से देखते रहे और फिर खामोशी से लेट गए। मेरी शादी को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं अशर से बात नहीं करती थी। मेरे साथ धोखा किया गया था। मेरी सास मेरी सलीका मंदी से बहुत खुश थी। मेरी नंदे जब घर आती तो किस्म किस्म के मेरे हाथ से बने मजेदार खाने खाकर मेरी तारीफें करती नहीं थकती थी। जब मैं उन्हें उनके शौहर के साथ आते जाते देखती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर से सुलग कर रह जाता। मेरा मियाँ तो इस काबिल भी नहीं था कि मुझे मोटरसाइकिल पर ही कहीं ले जा सके। अशर पहले पहल तो मुझसे मेरे रवैये की वजह पूछते रहे, लेकिन जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गए, बस अपने लैपटॉप पर लगे रहते और मैं दूसरों के शौहरों को चलते फिरते देखकर अपना जी जलाती रहती। बेड या सोफे पर उठते बैठते हुए अशर को हमेशा मुश्किल पेश आती थी, लेकिन मैंने कभी उनका हाथ थामकर उन्हें उठने या बैठने में मदद नहीं की थी। मैं बस नागवारी से मुंह फेर लेती थी। मेरे वो गुण जो आज तक किसी रिश्ते देखने वाली को नजर नहीं आ सके थे, मेरी सास और नंदे उसी की तारीफ करती नहीं थकती थी। वापसी का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए जब मुझे रहना ही यहीं था तो दिल तो लगाना ही था। अशर जब भी मुझसे अपनी जरूरत की कोई चीज मांगते, मैं उन्हें चिढ़कर जवाब देती थी। अपने अंदर की खुलन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती थी। वो मेरी हर कड़वी कसेली चुपचाप सुन रहे थे। ऐसा करते हुए मुझे अपने लफ्जों की सख्ती का जरा सा भी एहसास नहीं था। मैं ये तक कह देती कि हर काम मुझे आपका करना पड़ता है।
आप अपाहिज ना होते तो मुझे भी इतने काम न करने पड़ते। मैं तो आपके साथ कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। लोग कैसी कैसी नजरों से देखेंगे मुझे। मेरी बात का भी वो कोई जवाब नहीं देते थे। बस एक चुप थी जो उन्होंने साथ ली थी, बस इतना कहकर कि तुम मेरे काम मत किया करो। हालांकि मैं उनके काम ज्यादा करती भी नहीं थी। ज्यादातर तो वो घर पर ही रहते थे, क्योंकि उनका सारा काम लैपटॉप पर ही था और रहते भी अपने कमरे में ही थे। बस कुछ देर वो अपनी वालदा के पास बैठ जाते, बातें करते थे। हशर अपने वालदैन के इकलौते बेटे थे, बाकी दो बहनें थीं। एक बार मुझसे कहने लगे कि वो काम से बाहर जा रहे हैं, अगर मैं मैके जाना चाहूं तो वो मुझे छोड़ देंगे। ये बात सुनकर मैं तमस्कुराना अंदाज से हंसने लगी कि आप इस काबिल हैं कि मुझे कहीं ले जा सके। ये सुनकर उनका चेहरा बुझ सा गया था। कहने लगे कि उन्हें गाड़ी चलानी आती है। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। फिर मैंने सोचा कि यकीनन गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। कुछ मुझे भी ये तजस्सुस सा हुआ कि देखूं तो गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैं उनके साथ चली गई। गाड़ी मैनुअल थी और एक पांव से ही वो बड़ी महारत से गाड़ी को कंट्रोल किए चला रहे थे। कुछ अपनी आसानी के लिए एक स्टिक भी रखी हुई थी। सुर्ख सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठी लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और फिर हंसने लगी। एक कहने लगी, कैसा खूबसूरत जवान है, और बीवी देखो बिल्कुल काली, मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पर। उसकी बात हम दोनों ने ही सुनी थी। ये सुनकर मेरा खून खौल कर रह गया कि अगर पता चले कि इस बहुत खूबसूरत वाले की टांग ही नहीं है तो फिर देखूं मैं कि किस पर तरस आएगा। उसने मेरे जख्म नए सिरे से ताजा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखकर अशर समझ गए कि मुझे उस लड़की की बात बुरी लगी है, इसीलिए कहने लगे कि तुम लोगों की परवाह मत किया करो। अगर ये मेरी नजर से देखेंगे तो इन्हें पता चले कि तुम कितनी हसीन हो। मुझे उस लड़की की बात इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी अशर के मुंह से अपनी तारीफ। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी बातें मुझसे मत किया करें। ऐसी ही बातों के जाल में फंसकर मैं पछता रही हूं। आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ जिंदगी गुजारना, मैंने तुर्श लहजे में कहा और अपने घर के बाहर उतरने लगी। तो अशर ने कहा, सिद्रा, तुम अगर मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे फैसला कर सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आजाद हो। मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरे पास वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं आपकी हकीकत जानकर ही वापस लौट जाती। ये कहकर मैं गाड़ी से नीचे उतर गई और बड़ी जोर से दरवाजा बंद किया। घर आई तो वही भाई भाभी के झगड़े। भाई की आमदनी कम थी और इस बात पर भाभी हर वक्त नाला रहती थी। अगले रोज मुझसे मिलने मेरी वही दोस्त चली आई। उसके चेहरे पर यसमर्दगी छाई हुई थी। मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगी, मेरा शौहर मुझे रंगत के ताने देता रहता है। कहता है तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब मुझे मैके भेज दिया है कि तलाक दे दूंगा। हालांकि उसके छोटे से घर और कलील तनख्वाह पर भी मैं खुशी से गुजारा कर रही थी। 2 दिन बाद मैं वापस ससुराल चली गई। भाई ही मुझे छोड़ने आए थे। दरवाजा एक मुलाजमा ने खोला था। भाई मुझे बाहर से ही छोड़कर जा चुके थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और नंदे बुलंद लहजे में मेरी ही बात कर रही थी। अशर से कह रही थी, तुम में ऐसी कौन सी कमी थी अशर जो इस काली महारानी को सर पर चढ़ा रखा है। कितनी खूबसूरत लड़कियां थी जो तुमसे शादी पर राजी थी। अच्छा खासा कमाते हो, गाड़ी है तुम्हारे पास, क्या वो जरा भी तुम्हारे पास बैठी अच्छी लगती है? उसकी रंगत देखकर तो मेरा जी मतलाने लगता है। अपनी नंद के मुंह से ये बात सुनकर मैं हवास पाख्ता हुई थी। मेरे सामने तो ये मेरी तारीफें करे नहीं थकती थी और पीछे से ये सोच रखती है। अशर ने फौरन से कह दिया, सिद्रा मेरी बीवी है, वो कितनी खूबसूरत है ये मैं ही जानता हूं। जब मैं उसके साथ खुश हूं तो किसी को कोई हक नहीं है कुछ कहने का। और मेरे सामने तो आप बिना लिहाज बोले चले जा रहे हैं, लेकिन अगर सिद्रा के सामने आप लोगों ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अशर अब भी मेरी ही तरफदारी कर रहे थे। तुम्हारी ही वजह से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना वो जो करती है 2000 की नौकरानी भी कर सकती है। मेरी सास भी मेरे लिए ऐसे ख्यालात रखती थी।
मैं सुनकर चकरा कर रह गई थी। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास होने लगा था। अगर मुझे इस घर में इज्जत मिल रही थी तो मेरा कोई कमाल नहीं था। वो अशर ही थे जो मेरी ढाल बने हुए थे। जब अशर कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हो गए। कहने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आ गई और उन्हें सहारा देते हुए बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे यूं अपने पैरों में बैठा देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, सिद्रा, तुम यहां क्यों बैठी हो? उनकी बात अभी मुकम्मल भी ना हो पाई थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। अपने रवैये की उनसे माफी मांगने लगी। वो मुझे चुप कराने लगे। मैं समझ गई थी कि जाहिरी कमी अहमियत नहीं रखती, इंसान का इंसान होना जरूरी है। अशर ने मुझसे मोहब्बत की थी, इसीलिए मेरी कोई खामी उन्हें खामी ही नहीं लगी और मैंने उन्हें देखकर उनकी चाह की थी, इसीलिए उनके बज़ाहिरी ऐब देखकर दिल बर्दाश्ता हो गई थी। मुझे पर वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था और मेरे पास एक बेहतरीन शौहर था। मैं बहुत से हाथ पांव सलामत वाले मर्दों की कम तनख्वाह पर लड़ने वाली बीवियों से कहीं ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। अब मुझे किसी भी बात का कोई मलाल नहीं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।